तो इस एक के चेंज करने से हम जो रिजल्ट देखेंगे, वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल कहलाता है। अच्छा जी, इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है वो है जी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक बच्चा ना स्कूल लेट आता है। क्या करता है? स्कूल लेट आता है। अब एक टीचर है, वो ये उसके माइंड में आता है कि ये जो बच्चा है ना, ये इसलिए स्कूल लेट आता है कि इसका घर स्कूल से बहुत दूर है। अब वो उसने ऐसे ही फर्जी अपने उसके माइंड में एक बात आई, ठीक है। उसे बुलाता है, पूछता है बेटा आप लेट क्यों आते हैं? तो वो कहता है सर मेरी जो है ना अम्मी वो काम करती हैं, हमने कोई जानवर वगैरह रखे हुए हैं, घर में काम करती हैं, इतने हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो भी, तो वो जो है नाश्ता बनाने में लेट हो जाती हैं, तो फिर वो जो है ना इस वजह से जो है ना मैं लेट आता हूँ। या वो यही बात कहता है कि सर मैं तो वो इतने दूर से आता हूँ, मेरे पास आने के लिए कोई साइकिल या बाइक नहीं है, तो मैं जो है वो उस पर पैदल आता हूँ, तो मुझे टाइम कोई मतलब वो अपनी बात बताता है। अब हो सकता है कि टीचर के माइंड में जो बात थी वही ठीक हो सकता है वो गलत हो। हाइपोथेसिस को कहा जाता है गेस, सपोजिशन, प्रिडिक्शन, टेम्परेरी सोल्यूशन, प्रोविजनल सोल्यूशन, ये सारे इसके अल्टरनेटिव है, ठीक है। रिसर्च में भी ऐसे होता है। मिसाल के तौर पर आपने अब क्लास के अंदर जो है ना वो लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे थे पहले, अब आप आ रहे हैं जी क्वेश्चन आंसर मेथड या एक्टिविटी मेथड के ऊपर। तो हाइपोथेसिस आप ये बनाएंगे कि एक्टिविटी मेथड विल इंक्रीज द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स। आप ये कह रहे हैं कि जी एक्टिविटी मेथड से बच्चे की लर्निंग आउटकम बढ़ेंगी, अभी आपको पता नहीं है कि बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। टेम्परेरी गेस है, सपोजिशन है, प्रिडिक्शन है, ठीक है, जो टेस्ट की जाएगी। हो सकता है कि प्रूव हो जाए, जब आप उससे पढ़ाएंगे, बच्चों के रिजल्ट देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये बेहतर हुआ या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? इज़ अ प्रोविजनल टेम्परेरी गेस और सपोजिशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। ये स्पेसिफिक होती है, इसको टेस्ट किया जा सकता है। इट इज़ प्रिडिक्शन और स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर वेरिएबल। तो लिटरेचर हम कैसे हमें पता चलता है जी इसका, कहाँ कहाँ से? हम लिटरेचर रिव्यू से, कल्चर से, बेसिक जो प्रोवाइड करता है ना, बेस प्रोवाइड करता है वो हमारे लिटरेचर रिव्यू करता है। हमें जो प्रीवियस स्टडीज़ की जा चुकी होती हैं उस काम के ऊपर, उससे हमें पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस उन्होंने ऐसे बनाया था, तो वो हाइपोथेसिस उनका ओके था। तो एनालॉजीज सिमिलैरिटीज यानी सिमिलर जो स्टडीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उनको देखते हुए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस किस बेस पे बनाया जाता है? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर किसको कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू प्रीवियस जो रिसर्च हो रही है ना उनको देखना लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इंक्रीज द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब ये देखेंगे उसने जो है वो लैपटॉप ले आया, मल्टीमीडिया ले आया, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया हेडमास्टर ने अपनी क्लास के अंदर, तो अब वो हाइपोथेसिस बना रहा है कि ये इंक्रीज करेंगे लर्निंग आउटकम्स को। हो सकता है वो रिजल्ट देखे तो वो इंक्रीज करें, हो सकता है ना करें, तो हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है। इसकी खसूसियात क्या है? हाइपोथेसिस हमेशा वेरीफाइबल और टेस्टेबल होता है, यानी ये नहीं होता कि किसी ने कह दिया तो वो फाइनल बात है। नो, उसको टेस्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। हो सकता है वो प्रूव हो सकता है रिजेक्ट हो। तो यही बात लिखी गई है, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड और रिफ्यूटेड, यानी वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। इट आंसर टू रीजनल रिसर्च प्रॉब्लम, ये सिर्फ उसी एक रिसर्च प्रॉब्लम का जवाब देगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, कि ये इंक्रीज करती है, किसी और का नहीं। एक हाइपोथेसिस जिस चीज़ का बनाया गया उसी चीज़ का जवाब ये देगा, बाकी चीज़ों का नहीं। इसलिए हम कहते हैं ये स्पेसिफिक है। ये देखें स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अच्छा, इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ऑफ द नेचर, यानी जो नेचुरल लॉज है ना, जो कुदरती ट्रुथ हैं, सच्चाइयाँ हैं, हकायक हैं, उनके अगेंस्ट हाइपोथेसिस बनता ही नहीं है कभी। ठीक, अगर बनेगा तो सादा रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइंटिफिक और रिसर्च लैंग्वेज में लिखा जाता है ये, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है और इसका स्कोप लिमिटेड होता है। ये क्यों लिखा गया कि स्कोप लिमिटेड होता है? इसलिए कि एक हाइपोथेसिस सिर्फ एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका स्कोप लिमिटेड है। फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की अब तीन फॉर्म्स होते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्म्स, प्रेडिक्टिव फॉर्म एंड क्वेश्चन फॉर्म। डिक्लेरेटिव फॉर्म में वो सिंपल रिलेशनशिप बता रहा है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मिसाल के तौर पर देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेट पेरेंट्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। हाँ, कि बच्चे के पढ़े लिखे वालिदैन और उसकी बेहतर परफॉर्मेंस के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है। देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हायर एकेडमिक ग्रेड्स, बच्चे का जहीन होना और उसके अच्छे ग्रेड आना, इनके दरमियान रिलेशन है। तो ये सिंपल रिलेशनशिप बता रहा है।
वो फॉर्म जो सिर्फ रिलेशनशिप बताती है इसको डिक्लेरेटिव फॉर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक और है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लर्निंग विद एंड विदाउट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ के थ्रू और बगैर एक्टिविटीज़ के पढ़ने से दोनों की लर्निंग के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बस ये सिंपल फॉर्म है। दूसरी है प्रेडिक्शन फॉर्म। अब इसमें विल भी यूज़ होगा। अब इसमें वो सिंपल स्टेटमेंट नहीं होगी, सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, क्वेश्चन की फॉर्म में, सॉरी इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन की फॉर्म में जो है वो स्टेटमेंट होगी। विल बी इसमें अंदर लाजमी मस्ट यूज होगा। इट प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कंसर्न एंड कंसर्न एक्सपेरिमेंट विल हेल्प इट टू एनालाइज। आप देखें वो यानी इसमें अब ऊपर वाली बात अगर हम करें तो देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लर्निंग विद एक्टिविटीज एंड विदाउट एक्टिविटीज। ठीक है, देयर विल बी डिफरेंस या देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हायर एकेडमिक ग्रेड। अब इसमें विल बी वर्ड यूज होगा तो वो प्रिडिक्टिव फॉर्म में है, प्रिडिक्शन की शक्ल में है। ठीक है, तो थर्ड है क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन फॉर्म इज एम जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं तो स्टार्ट में इज यूज होगा। ठीक है, डज यूज होगा। तो ऐसी हाइपोथेसिस की फॉर्म जो क्वेश्चन की शक्ल में हाइपोथेसिस लिखा जाता है, जैसे इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लर्निंग विद एंड विदाउट एक्टिविटीज, is there any significant difference या is there any significance relationship between intelligence and higher academic grades। अब इस शक्ल में जब लिखा जाएगा तो इसको क्वेश्चन फॉर्म बोला जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्म्स होती हैं हाइपोथेसिस की। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की टाइप्स में सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो किसी भी चीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को हमें बताता होता है। ये प्रोपोजिशन होते हैं। सिंपली कह लें हाइपोथेसिस को ही स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है। यानी स्टैट के थ्रू जब हम किसी चीज़ किसी हाइपोथेसिस का डाटा एनालिसिस करते हैं वो हाइपोथेसिस हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहलाता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन अबाउट अ पॉपुलेशन और अ फिनोमेना बीइंग स्टडीज। इट इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसकी दो फॉर्म होती हैं। यानी ये सिंपली हाइपोथेसिस ही है, इसको ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो सिंपली के दो चीज़ों के दरमियान हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप बताता है। इसकी दो फॉर्म्स होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब देखें नल हाइपोथेसिस क्या होता है। ऐसा हाइपोथेसिस जो बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस कहेंगे। एग्जांपल पहले पे जाएंगे, बाद में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फॉर 1 आवर वर्सेस दोज हु स्टडी फॉर 3 आवर्स। ये हाइपोथेसिस है, ये कहता है कि वो बच्चे जो सिर्फ 1 घंटा पढ़ के टेस्ट देते हैं उनके रिजल्ट में और वो जो 3 घंटे पढ़ के रिजल्ट टेस्ट देते हैं उनके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें सेम है। अगर कोई 1 घंटा पढ़े तब भी इतने मार्क्स आ जाते हैं, अगर कोई 3 पढ़े तब भी इस टेस्ट में या इस सब्जेक्ट में इतने ही आते हैं। इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। इसको मेंटेन्ड हाइपोथेसिस या कंजंक्चर भी कहा जाता है। ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान 1 घंटे या 3 घंटे पढ़ने के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कंसर्न्ड। इट सर्व एज अ डिफॉल्ट और बेस लाइन दैट रिसर्चर सीक टू डिसप्रूव। ये वो बेस लाइन होती है जिससे कि रिसर्चर कहता है कि हाँ वाकई कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसको एच नॉट फॉर्म में लिखा जाता है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कि इट कैन ओनली बी रिजेक्टेड। ठीक है, इट इंक्लूड्स इक्वल साइन। अब इक्वल साइन से मुराद 1 घंटा पढ़ने वाले और 3 घंटा दोनों के बराबर नंबर सेम है, तो कौन सा साइन यूज़ होगा, ऑब्वियसली इक्वल का साइन यूज़ होगा। कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ज़ीरो रिलेशनशिप। इसको मेंटेन्ड या कंजंक्चर हाइपोथेसिस कहा जाता है। एच नॉट फॉर्म में लिखा जाता है, इक्वल टू का साइन होता है, ये रिजेक्ट होता है, प्रूव नहीं होता। ठीक है, दूसरी जो फॉर्म होती है ना हाइपोथेसिस की होती है अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस। ये सवाल आया है पेपर में, एक अल्टरनेटिव का दूसरा नाम क्या होता है। तो बाज़ बुक्स में नल हाइपोथेसिस को ही स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लिखा होता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा होता है, ऐसा हाइपोथेसिस जो दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बताएगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि नल में कि नहीं बताएगा, तो यहाँ पे यही एग्जांपल अगर आप लेना चाहें दोबारा, तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट who study for 1 hour and those who study for 3 hours। तो ये यूँ हो सकता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल। यानी एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो बॉयज़ का है और जो गर्ल्स है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप बता रहा है कि दो चीज़ों के दरमियान वाकई कोई रिलेशन है। Hypothesis which states simply an expected relationship between variable। Alternative hypothesis is designed against null hypothesis। जब null hypothesis नहीं होता तो फिर कौन सा होता है भाई,
फिर अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। ये उस वक्त एक्सेप्ट किया जाता है जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया जाए, तो इसको नल फॉर्म में लिखा जाता है, जो सॉरी H1 H2 और H3 की शक्ल में लिखा जाता है, और इसके लिए नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन यूज होता है। नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन होता है। ये वो हाइपोथेसिस होता है जिसको रिसर्चर सपोर्ट करता है। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स होती है, रिसर्च या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव की जो बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन तो बताता है बट उनकी डायरेक्शन नहीं बताता, कि इंक्रीज हो रही है एक चीज़ तो दूसरी डिक्रीज होती है या दूसरी भी इंक्रीज होती है, यानी वो इंक्रीज या डिक्रीज वाली डायरेक्शन नहीं बताता। कैसे पहचान होगी? स्टेटमेंट में लिखा होगा, हाइपोथेसिस मेंशन करेगा, खुद ही बताएगा जब वर्ड इंक्रीज या डिक्रीज यूज हो रहा हो हाइपोथेसिस में तो वो वाला हाइपोथेसिस हमारा डायरेक्शनल होगा। जब सिंपल स्टेटमेंट हो तो वो नॉन डायरेक्शनल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेता हूँ कि AV एड्स अफेक्ट द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आप देखें इफेक्ट की बात है, किस तरह का इफेक्ट करेंगी? हायर ग्रेड ले देंगी, इंक्रीज करेंगी एकेडमिक अचीवमेंट, डिक्रीज, ये बात नहीं बताई गई। तो ये कौन सा होगा भाई? जी शाबाश, नॉन डायरेक्शनल। और अगर इसको मैं यूं कहूं कि AV एड्स इंक्रीज द एकेडमिक ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट, अब इंक्रीज की बात आ गई, इसका मतलब इफेक्ट भी है और इंक्रीज डायरेक्शन भी है, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट डिक्रीज द स्टूडेंट मोटिवेशन, आप देखें इसमें इफेक्ट भी है कि वो इफेक्ट करती है और डिक्रीज कर रही है, तो डायरेक्शन भी है। तो वो हाइपोथेसिस जो सिंपली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल। और जो इंडिकेट करे रिलेशन और साथ में जो है ना वो भी बता रहा हो, उनका रिलेशनशिप भी बता रहा हो कि ये किस डायरेक्शन में जो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी जाती है, तो इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है। कुछ और हाइपोथेसिस हैं स्टैटिस्टिकल, जिसको स्टैटिस्टिकली वेरीफाई किया जाता है। सिंपल हाइपोथेसिस जो सिर्फ दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन बताता है, सिंपल। कॉम्प्लेक्स जो दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, कॉम्प्लेक्स। लीगल लॉजिकल हाइपोथेसिस जिसको लॉजिकली वेरीफाई किया जाता है। यूजेज ऑफ हाइपोथेसिस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव में रिसर्च में सेल्डम, कभी कभार हाइपोथेसिस यूज होता है, अक्सर नहीं होता। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च सारी की सारी बेस ही किस पे करती है? हाइपोथेसिस पे करती है। हमने अभी देखा कि लिटरेचर रिव्यू का क्या रोल है। लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में जब लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट है तो हम लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय लिटरेचर रिव्यू? एक टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च पहले की जा चुकी है, जब आप स्टडी करेंगे तो उस टॉपिक पे पहले या उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे पहले कितना वर्क हो चुका है, कहाँ पे गैप रहा है, कहाँ पे वो कमजोरियां रही हैं, उनके रिजल्ट्स क्या थे, आपको किस तरह के रिजल्ट चाहिए, गैप कौन से हैं, उन गैप्स को आपने स्टडी करना है। इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। पहले से किसी भी टॉपिक या एरिया के ऊपर जो काम हो चुका होता है, ठीक है, उसको पढ़ना, उसमें से गैप्स देखना कि उन्होंने किस पे काम किया, किस पे काम वो ना कर सके, किस पे होना चाहिए, इसको लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। लिटरेचर रिव्यू सिस्टमैटिकली इवेलुएट एंड इंटरप्रेट द वर्क डन बाय द रिसर्चर एंड द स्कॉलर। लिटरेचर रिव्यू इज अ समरी ऑफ प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्च, पहले से रिसर्च की जा चुकी है उनकी एक समरी हम बनाते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहलाते हैं। ऑन द सेम टॉपिक बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द रिसर्चर। इंपॉर्टेंस पता चल जाता है कि अब तक क्या काम हो चुका है, व्हाट इज ऑलरेडी नोन, व्हाट आर द गैप्स, ठीक है, कौन कौन से गैप हैं। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो इंडिकेट इफेक्टिव रिसर्च मेथड, तो पहले लोगों ने कौन कौन से मेथड यूज़ किया, आप भी वो कर सकते हैं। पिन पॉइंट द वैलिड एंड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, जो डाटा कलेक्शन के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, टूल टेस्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने कौन से किए थे, आपको वही वाले यूज़ कर लेने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम अपना आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन या प्रॉब्लम को। डिसिप्लिन स्टाइल, हमने किस स्टाइल में जो है वो उसको रिव्यू करना है, ठीक है, लिटरेचर को। सर्च द लिटरेचर, फिर हम लिटरेचर सर्च करते हैं बुक से, मैगजीन से, जर्नल से, बुक वेबसाइट से। मैनेज योर रेफरेंस, हम रेफरेंस लिखते हैं। फिर एनालाइज एंड इवेलुएट, उनके काम को इवेलुएट और एनालाइज करते हैं कि किसने क्या काम किया, क्या गैप रहे। सिंथेसिस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके पॉइंट्स को नोट करते हैं। एंड राइटिंग द रिव्यू, एट एंड पे हम लिटरेचर को एक मुकम्मल एक रिव्यू रिपोर्ट बना लेते हैं।
अब कॉन्टेक्स्ट रिव्यू, इंटीग्रेटिव रिव्यू, हिस्टोरिकल रिव्यू, थ्योरेटिकल रिव्यू, मेथोडोलॉजिकल रिव्यू और सेल्फ स्टडी रिव्यू, ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, आप इनके नाम ही देख लें कि ये टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू हैं। सोर्सेज, बुक्स से, मैगजीन से, आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, इंसाइक्लोपीडिया, पीरियोडिकल्स, ब्लॉग, रिसर्च पेपर, रिसर्च रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों से हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं? जनरल रेफरेंसेस, अब इसमें ये जो है ना मुख्तलिफ रेफरेंसेस होते हैं वो भी हम शामिल करते हैं अपने रिव्यू के अंदर। इट इंक्लूड्स डिफरेंट आर्टिकल्स, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उनको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी एक रिसर्च मैंने की है ना, तो मेरी रिसर्च जब मेरे से कोई लेके उसको रिव्यू करेगा ये प्राइमरी सोर्स कहलाएगी, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो मेरी ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट थी तो ये मैं प्राइमरी सोर्स हूँ। और जब मैंने मतलब खुद काम किया और उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये प्राइमरी सोर्स है। और अगर एक काम जो मैंने खुद नहीं किया, मिसाल के तौर मेरे किसी स्टूडेंट ने, कोलीग ने किया अपने रिसर्च के अंदर, उसने अपना आर्टिकल या मैगजीन या जो है ना रिसर्च रिपोर्ट लिखी किसी बुक के अंदर, वो पब्लिश हुई, मैं वहाँ से ले रहा हूँ, तो ये सेकेंडरी सोर्स होगा पब्लिकेशन से, ठीक है। यानी मैंने काम किया तो मेरे काम को किसी ने कोट किया अपनी किसी बुक के अंदर, मैगजीन, आर्टिकल के अंदर, तो किसी थर्ड बंदे ने वहाँ से मेरे काम को लिया, तो ये सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। डायरेक्ट सोर्स से मुराद वो जो मैंने रिसर्च की, मैंने खुद जो है ना वो काम लिखा कहीं पे, तो ये डायरेक्ट सोर्स होगा मेरे एजुकेशनल जर्नल से, डेजर्टेशन से, थीसिस से, पब्लिकेशन से जो कोई ले रहा है, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है कि मेरा आर्टिकल या मेरा कोई काम किसी ने अपनी किताब के अंदर छापा है, तो वो कोई थर्ड पर्सन वहाँ से ले रहा है, तो ये इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे। तो ये हमारा जी लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह रिसर्च पैराडाइम पे नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।